स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माय नेम इज जीएस गिल और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आर्टिकल 370 जो 2019 तक भारत और कश्मीर के जो रिलेशंस थे उनको गवर्न कर रहा था, उसको जब सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट करा तो वो क्या सही करा या नहीं करा। अगर सर नहीं सही नहीं करा तो क्या ऐसे ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास या जो भी अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जिसके चलते हुए आर्टिकल 370 को क्या फिर से लाया जा सकता है। तो यही चीज हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस मुद्दे पे पहुंचने से पहले हम हल्का सा कश्मीर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा इस डेट को, दैट इज 15th ऑफ अगस्त 1947 सर। तो ये वो डेट थी जिस दिन दो मुल्क आजाद हुए थे, एक भारत था और एक पाकिस्तान था। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक तीसरी तरह की एंटिटी भी थी जिन पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे और उनका नाम था जी प्रिंसली स्टेट्स। ये कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे राजाओं का राज चलता था और इन्हीं राज्यों में से एक राज्य था कश्मीर का। तो ऐसे जो राज्य थे जहां पे राजाओं का रूल था, प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन दिया था कि जी या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ या भारत के साथ चले जाइए, या आप आजाद भी रह सकते हैं। तो कश्मीर ने उस टाइम पे कश्मीर के ऊपर राज कर रहे थे महाराजा हरि सिंह जी, जो डोगरा वंश के रूलर थे। और उन्होंने ये डिसाइड करा था हम ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के साथ जाएंगे, हम रहेंगे जी इंडिपेंडेंट। तो ये स्टेटस आपको जानना पड़ेगा इंडिपेंडेंट रहने वाला कश्मीर का 15 अगस्त 1947 को। अगला हिस्सा स्टोरी का जानने के लिए हमें 2-2.5 महीने आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम 2-2.5 महीने आगे बढ़ेंगे तो डेट एग्जैक्टली आती है जी 20th ऑफ अक्टूबर, 20 अक्टूबर 1947 की। 20 अक्टूबर 1947 को कुछ ऐसा होता है जिससे आज तक के भारत और कश्मीर के रिलेशंस गवर्न होते हैं सर। होता यूं है कि वजीराबाद पाकिस्तान में एक शहर है, तो पाकिस्तान के वजीराबाद से कम 1500 से 2000 ट्रक कबाइलियों के चलते हैं और वो चल देते हैं श्रीनगर की ओर, इस मकसद से कि कश्मीर को अपना हिस्सा बना के वहां पे इस्लामिक रूल लेके आएंगे। अभी इस बात को आपने इस कंटेक्स्ट में समझना है कि वो इस्लामिक रूल लेके आना चाहते हैं, लेकिन राजा कश्मीर में कौन से हैं? डोगरा वंश के राजा हैं। तो जब इस बात को पता चलता है, महाराजा हरि सिंह जी डिसाइड करते हैं कि हम भागेंगे नहीं, हम इनको फाइट करेंगे। जब फाइट करने लगते हैं तो वो अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाते हैं। राजेंद्र सिंह के मन में ये बात थी कि जी जो हमारी आर्मी है उसका 70% तो मुसलमान है, और अगर हमारी मुसलमान आर्मी को, जो 70% हमारी आर्मी का है, उनको ये बात बोली जाएगी कबाइलियों द्वारा कि हम इस्लामिक राज्य बनाएंगे जहां पे आपको और ज्यादा ओहदे मिलेंगे, तो ये बहुत चांसेस हैं कि वो उनके साथ मिल जाएंगे। और जो राजेंद्र सिंह की आशंका थी वो हुई भी सच। तो 22 या 23 तक जो इनकी आर्मी के मुसलमान लोग थे वो उनके साथ मिल गए कबाइलियों के साथ, और 23 अक्टूबर तक ये लोग उरी में पहुंच गए। अगर आपको उरी के बारे में जानना है तो उरी सिर्फ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है सर श्रीनगर से। तो जब 23 को ये लोग उरी में पहुंचे तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वहां पे मोर्चा संभाल रहे थे और महाराजा हरि सिंह को जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया। जब शिफ्ट करा गया तो महाराजा हरि सिंह को, जब उन्होंने उरी पे भी कब्जा कर लिया और वो बारामूला की तरफ बढ़ने लगे, तो महाराजा हरि सिंह ने मदद की गुहार लगाई भारत से। तो भारत और कश्मीर के बीच जो उस टाइम पे बातचीत करवा रहे थे, उन व्यक्ति का नाम था वीपी मेनन। तो महाराजा हरि सिंह जी ने वीपी मेनन को बोला कि भारतीय आर्मी की हमें मदद की जरूरत है। तो वीपी मेनन जी ने यह प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू जी के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस मीटिंग में थे और गवर्नर जनरल उस टाइम के लॉर्ड माउंटबेटन, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। अभी 15 अगस्त को आपको पता है कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मना किया है सर, इस बारे में कि हम आपके साथ नहीं आएंगे। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा, जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई 23 अक्टूबर को, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे व्यक्ति थे जो मान भी गए थे। लेकिन उस टाइम पे मना करा किसने? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बोले कि अभी अभी ही हम आजाद हुए, वी आर अ न्यूली बॉर्न नेशन, और कश्मीर ने अभी हमारे साथ एक्सीड नहीं करा है, कश्मीर हमारे साथ आया नहीं अभी, और इसके चलते हुए हम अगर एक फॉरेन टेरिटरी के ऊपर अपनी आर्मी उतारेंगे उसको मदद करने के लिए, ये तो फॉरेन जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं उनकी वायलेशन हो जाएगी सर। और ये आपको इस कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंस रखती है कि 2 साल पहले ही 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मुलेशन हुआ। तो माउंटबेटन ने बोला कि हम कश्मीर की मदद करेंगे बट ओनली ऑन वन कंडीशन, कि अगर कश्मीर भारत के साथ आना मानता है। तो ये प्रस्ताव लेके 26 अक्टूबर की रात, अब तक समझो ये 25 अक्टूबर तक ऑलरेडी कबाइलियों ने बारामूला पे कब्जा कर लिया था सर। और बारामूला के इतना एट्रोसिटीज करे, वहां के लोग आज तक भी इस सीन को याद रखते हैं।
रेप्स, जो क्रिश्चियन मिशनरीज की नन्स थी उनका रेप, मुसलमान औरतों का रेप। एंड ऐसा माना जाता है कि बारामूला में जब इन्होंने एट्रोसिटीज करी तो इस एट्रोसिटीज के बाद बारामूला की सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन बची थी और 26 की सुबह ये लोग श्रीनगर में आ चुके थे। तो जब वीपी मेनन जी रात को निकले 26 अक्टूबर की रात को दिल्ली से प्लेन में जम्मू की ओर महाराजा हरि सिंह से साइन करवाने के लिए, तो महाराजा हरि सिंह जी ने कुछ कंडीशनैलिटीज में, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था, साइन तो उनको करना ही था सर, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो भारतीय आर्मी आती नहीं और वो नरसंहार मचा देते वहां पे। द प्रॉब्लम वॉज कि महाराजा हरि सिंह को जब ये कंडीशनैलिटीज में साइन करना पड़ा, तो उन्होंने जब एक दस्तखत करे डॉक्यूमेंट पे, उसका नाम था सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब होता है सर कि हम मान रहे हैं भारत के साथ आना। पर महाराजा हरि सिंह जी ने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जब दस्तखत करे थे, वीपी मेनन जी उनके पास लेके पहुंचे उस रात को, तो उन्होंने कुछ कंडीशनैलिटीज के साथ साइन करे। वो कंडीशनैलिटीज कुछ यूं थी कि 4 चीजों को छोड़कर, उनमें फर्स्ट थिंग थी कि भारत के साथ, भारत के जैसे भी रिलेशंस होंगे बाकी कंट्रियों के साथ, कश्मीर के भी वैसे ही होंगे। दूसरा था डिफेंस, तीसरा था कम्युनिकेशन और चौथा था सर करेंसी। इन 4 चीजों को छोड़ के भारतीय संविधान की जो भी प्रोविजंस होंगी, जो भारत का सेंटर रूल बनाएगा, वो कश्मीर पे तभी लागू होंगी अगर कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जो कश्मीर की जो विधानसभा है, अगर मानेगी तो ऐसे कुछ कंडीशंस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखे गए थे, जिसको महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर की रात को साइन किया। और एक और बहुत प्यारी स्टोरी आपको जान के आश्चर्य होगा कि महाराजा हरि सिंह जी ने अपने एडीसी को बोला था कि मैं साइन करके सोने जा रहा हूं, अगर कल सुबह तक भारतीय आर्मी श्रीनगर में नहीं आती है तो मुझे उठाना मत, मुझे गोली मार देना, मैं ये ऐसा दिन देखना नहीं चाहूंगा। तो कुछ इन हालातों में महाराजा हरि सिंह जी ने साइन करे थे। अभी हम बढ़ते हैं अगला पार्ट जानने के लिए स्टोरी का। डेट हो जाती है जी 26 जनवरी, कुछ साल बाद 1950। तो 26 ऑफ जनवरी 1950 एक ऐसी डेट थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, आप सबको पता है कि इंडियन संविधान में सब कुछ लिखा गया है कि भारत में कौन सी चीज कैसे चलेगी। तो इस चीज को देखते हुए जो कश्मीर के साथ भारत ने प्रोमिसेस करे थे, तो उनको भी कोई ना कोई लीगैलिटी देनी थी, कोई ना कोई फॉर्मल रूप देना था। तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो बातें लिखी गई थी, उसको भारतीय संविधान में एक फॉर्मल रूप लाने के लिए भारतीय संविधान में लाया गया आर्टिकल 370 सर। अगर आप बात करते हैं आर्टिकल 370 की, तो ये ड्राफ्ट करा था महाराजा हरि सिंह के दीवान जो उस टाइम पे थे, गोपाला स्वामी अयंगर। इनिशियली इसका नंबर 306 रखा गया था, फिर इसकी रीनंबरिंग करके इसको आर्टिकल 370 का दर्जा भारत में देना पड़ा। तो अब हम बढ़ते हैं सर, इतना समझ में आया, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 370 में दिया क्या। ठीक है जी, चलिए। तो जब हम आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जैसे एक किताब होती है ना सर, तो उस किताब में सबसे पहले प्रीफेस होता है, फिर उसका एक इंडेक्स आता है, फिर उसके चैप्टर्स भी होते हैं। तो इसी तरह से, और चैप्टर्स के पीछे एक्सरसाइजेस भी होती हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं। इसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी डिवाइडेड है सर। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ स्केड्यूल्स हैं और कुछ आर्टिकल्स। अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें, जिसने जो महाराजा हरि सिंह के साथ प्रोमिसेस करे गए थे उसको एक फॉर्मल रूप भारतीय संविधान में देने के लिए लाया गया, तो ये है सर पार्ट नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये रोमन में है, पार्ट नंबर 21 में। तो इसका स्टेटस जानने के लिए हमें यह भी जानना पड़ेगा, बहुत जरूरी हो जाएगा, कि पार्ट 21 जो है वो कौन सी चीज के लिए है। तो पार्ट 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है सर, वो मेंशन करता है सर्टेन टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस, ट्रांजिशनल, टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो आर्टिकल 370 3-4 चीजें बताता है, जिसमें से पहली चीज जो आर्टिकल 370 बताता है वो ये बताता है कि भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल्स कश्मीर के संविधान पे लगेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल 1 सबसे पहला आर्टिकल है जो बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जिसके चलते क्या मतलब है इसका, कि अगर ये वाला आर्टिकल कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन पे लग रहा है सर, तो इसका मतलब है कि जो कश्मीर है वो भारतीय फेडरेशन का हिस्सा है। एंड आपको पता है भारतीय फेडरेशन कैसी फेडरेशन है, इसका मॉडल है जी होल्डिंग टुगेदर मॉडल। इंटरनेशनली आपको पता है 2 ही मॉडल चलते हैं, कमिंग टुगेदर मॉडल, होल्डिंग टुगेदर मॉडल। कमिंग टुगेदर मॉडल में क्या होता है कि स्टेट साथ में आती हैं और आके सेंटर बनाती हैं। होल्डिंग टुगेदर मॉडल में एक सेंटर होता है, जो आप इमेजिन कर लीजिए एक ऐसा है जिससे एक स्ट्रिंग्स निकल रही हैं और स्ट्रिंग्स के नीचे बॉल्स हैं।
ठीक है, तो एक सेंटर है जो वो सारी स्टेट्स को संभाल के रखता है, और अगर होल्डिंग टुगेदर मॉडल है तो स्टेट्स के पास ऐसा कोई हक नहीं है कि वो सेंटर को छोड़ के जा सकती है। तो अगर आपको कल को कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर के पास क्या हक है भारत से बाहर जाने का, तो आंसर वुड बी क्लियर नो सर, नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 तो पहले ही अप्लाई होता था जम्मू कश्मीर पे। अब तो चलो बात अलग है कि 370 हट ही गया। दूसरी चीज जो आर्टिकल 370 बताता है वो ये बोलता है कि अगर भारतीय संविधान की किसी और प्रोविजन को आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के बिना कोई भी और प्रोविजन भारतीय संविधान की कश्मीर के संविधान पे लागू करवानी है तो वो कैसे होगी? तो इसके लिए वो बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालेंगे। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में वो सब कुछ लिख देंगे कि ये वाली चीज मैं अप्लाई करवाना चाहता हूं, लेकिन सब्सिक्वेंटली उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ऊपर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के सिग्नेचर चाहिए, फिर ही वो चीजें अप्लाई हो पाएंगी। हालांकि इसको कंपैरिजन में समझें तो अगर ये कोई और राज्य है भारत का, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उनके लिए अगर सेंटर कोई ऐसा रूल निकालता है तो उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी विधानसभा को बिना पूछे ही वहां पे लागू हो जाएगा। लेकिन कश्मीर के साथ भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो उसके चलते हुए वहां की गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड थिंग जो आर्टिकल 370 बोलता है कि कल को जो हमने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है, अगर हमने ये कैसे दे रखा है? आर्टिकल 370 के जरिए। तो अगर कल को ये हमने रद्द करवाना है आर्टिकल 370, तो वो कैसे होगा? उसके लिए बोला गया है आर्टिकल 370 में ही कि उसके लिए भी भारत के राष्ट्रपति एक ऑर्डर लेके आएंगे जिसको बोला जाएगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे लेकिन दस्तखत किसी और के चाहिए। वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के नहीं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के भी नहीं, जम्मू कश्मीर का जो संविधान बनाने वाली बॉडी थी, जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके दस्तखत चाहिए होंगे। और आपको यह जान के भी आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था सर। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, उनका अपना झंडा था। अगर हमारे यहां पे कोई क्रिमिनल है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है आईपीसी के द्वारा, इंडियन पीनल कोड। वहां पे लगता था रणबीर पीनल कोड, उनका सब कुछ डिफरेंट था। ठीक है जी। तो वहां पे अगर ये 370 की स्पेशल प्रोविजंस रद्द करनी है और जम्मू कश्मीर का स्टेटस बाकी राज्यों जैसा सेम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको जानना पड़ेगा कि 1951 में बनी थी। 1957 तक उसने कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बाद वो रद्द कर दी गई, उसके बाद वो खत्म कर दी गई। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, तो 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 रद्द कैसे कर दिया? और यही अभी सुप्रीम कोर्ट के डिबेट का क्वेश्चन है सर। ठीक है, चल तो आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस जानते हैं 2018 में क्या हुआ। तो आगे डेट आती है सर अपनी 2018 की। 2018 में भी बात करें तो एग्जैक्ट डेट है जी 20 जून 2018 की। इस दिन सत्यपाल मलिक जी को गवर्नर अपॉइंट करा जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। तो भारतीय संविधान में जो हमने बोला कि जो होल्डिंग टुगेदर मॉडल है, तो वहां पे ना सेंटर की एक बहुत जरूरी जिम्मेवारी बनती है। सेंटर की जिम्मेवारी ये होती है कि स्टेट्स में ये चीज का चेक रखे कि संविधान भारतीय संविधान जैसा बोलता है उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल या एडमिनिस्ट्रेशन चला पा रही हैं या नहीं। और इस चीज को चेक रखने के लिए हर एक स्टेट का गवर्नर जिम्मेदार होता है। अगर नहीं चल रहा तो क्या होगा? वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाए, ताकि वो स्टेट्स को संभाल के रख सके। तो पहले समझते हैं कि अगर गवर्नर किसी भी स्टेट का सेंटर को बोले कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही, तो होता क्या है सर? भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 रूल में एक्शन में आ जाता है, और इसके चलते वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो हट जाती है, और वहां पे राज आ जाता है सर प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंशियल रूल आ जाता है, और जब भी प्रेसिडेंशियल रूल आता है तो आर्टिकल 356 का ही एक क्लॉज है बी, आर्टिकल 356 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। तो ये बोलता है सर कि वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहां उस राज्य की जो विधानसभा होगी उसके कार्य सब कौन निभाएगा? पार्लियामेंट निभाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक प्रावधान दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर को तो हमने स्पेशल स्टेटस दिया है, तो उसके चलते हुए जम्मू कश्मीर पे जब ऐसी ही सिचुएशन आएगी तो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन नंबर 92 है सर। तो जम्मू कश्मीर का सेक्शन 92 बोलता है कि अगर जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो भारतीय संविधान के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चला पा रही, तो होगा क्या? वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल सीधा नहीं लगाओगे सर आप। वहां पे आप पहले 6 महीनों के लिए गवर्नर का राज्य लगाओगे, गवर्नर रूल रहेगा।
अगर फिर भी सिचुएशन सही नहीं होती तो आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हो। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो 20 जून को जब सत्यपाल मलिक जी को अपॉइंट करा गया तो उन्होंने बोला कि हालात सही नहीं है और ये नेसेसिटेट करते हैं कि गवर्नर का राज्य लगाया जाए। तो 20 जून 2018 को गवर्नर रूल लग गया। अभी अगली डेट आती है जी 6 महीने बाद, वो है जी अपनी 19 दिसंबर 2018 की। 6 महीने हो गए थे और ये अभी नेसेसरी था कि गवर्नर रूल को प्रेसिडेंशियल रूल में कन्वर्ट करा जाए और वैसा ही हुआ। तो वहां पे लग गया जी प्रेसिडेंशियल रूल। आपको ये जान के हैरानी होगी कि तैयारियां जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसकी 1.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी सर। ठीक है जी, चलो अब इतना समझ आया सर। क्लियर प्रोसेस। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है और वहां की जो विधानसभा है उसके कार्य कौन निभाएगा, उसके कार्य निभाएगा सर पार्लियामेंट। ठीक है जी, चलिए देन सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते टाइम लेट्स सी कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ। जब हम 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने यह ठान लिया था कि उसको आर्टिकल 370 को हटाना है और ये वो गवर्नमेंट है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आइडियल्स को मानती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने के खिलाफ जम्मू तक प्रोटेस्ट करते गए थे। वहां उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया था और उसी पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है जी। तो ये गवर्नमेंट ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो 2019 वाले में ये प्रॉमिस किया था कि हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे। तो जब ये गवर्नमेंट हटाने लगी तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट के पास उस टाइम ऑप्शंस क्या थे सर। तो इस वाली गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 370 हटाने के 3 ऑप्शंस थे। सबसे पहला ऑप्शन था, आपको पता है कि संविधान में कोई भी अगर बदलाव लाना है तो वो बदलाव पार्लियामेंट ला सकता है, लेकिन उसकी पावर मिलती है आर्टिकल 368 से। और 368 के अंदर अगर हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी है तो गवर्नमेंट के पास इक्वल बहुमत लोकसभा में चाहिए, इक्वल बहुमत राज्यसभा में भी चाहिए। लेकिन इस वाली गवर्नमेंट के पास लोकसभा में तो मेजोरिटी थी पर यह बिल पास करवाने की मेजोरिटी इनके पास राज्यसभा में नहीं थी। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट आर्टिकल 368 का यूज नहीं कर पाई आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, क्योंकि आइडियली तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते और 370 आर्टिकल हट जाता। पर इस गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी सर, इसलिए इन्होंने ये प्रावधान नहीं अपनाया। सेकंड था कि आर्टिकल 370 में, आर्टिकल 370 का ही एक क्लॉज बोलता है कि अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए, अगर हम एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेके आए और उसमें लिखा हो कि आर्टिकल 370 को हटाना है और उसको काउंटर साइन कर दे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आर्टिकल 370 हट जाएगा। पर बात यह थी प्रेसिडेंट तो थे, वो ऑर्डर निकाल देते, पर जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अभी है ही नहीं सर। वो तो 1951 में बनी थी, 1957 में वो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो उसके बाद वो हट गई। तो अब दिस वाज मिसिंग, तो इसलिए उन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया। अभी तीसरा तरीका ये है जो लीगल ल्यूमिनरीज ने सोचा, एंड व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो गेट गूज़बम्प्स। सी, तो गवर्नमेंट ने अपनाया सर तीसरा रास्ता। तीसरा रास्ता अभी था क्या, गवर्नमेंट को जो रूट था सर वो था आर्टिकल 370। 370 से वो गए आर्टिकल 367 और 367 से वो गए आर्टिकल 370 पे फिर से। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने करा कि आर्टिकल 370 में एक ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए भारतीय संविधान की सारी प्रोविजंस जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई करवाई जा सकती हैं। ऐसा था ना, और वो जम्मू कश्मीर वालों ने क्या बोला था, कैसे होंगी, जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उसे साइन करेगी। तो इन्होंने सबसे पहले एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के अकॉर्डिंगली इन्होंने उसमें क्या बोला कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 वो तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है, इन दोनों को छोड़ के भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रोविजंस जम्मू कश्मीर संविधान पे लगेंगी। और उसको काउंटर साइन किसने करना था, वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने। लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा है। प्रेसिडेंशियल रूल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के फंक्शंस कौन निभाएगा, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने निभाते हुए साइन कर दिए, तो भारतीय संविधान की सारी प्रोविजंस लग गई। फिर इन्होंने दूसरा, जो उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो दूसरा प्रावधान था, उन्होंने ये करा कि उन्होंने ये वाला चीज अपनाई कि हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के अब बोलते हैं कि सारी चीजें लागू होने के बाद आर्टिकल 370 हट जाएगा।
तो हटने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जरूरत था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो थी नहीं। फिर ये दूसरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का जो प्रावधान था उसको निकालने के बाद साइन किसके चाहिए थे सर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये गए सर आर्टिकल 367 की मदद लेने। 367 इज अ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो तब इस्तेमाल में आएगा जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन का मतलब समझ में नहीं आ रहा। ये बोलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है उसकी मदद के लिए हम आर्टिकल 367 को यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने आर्टिकल 367 का इस्तेमाल करा और इन्होंने आर्टिकल 367 में बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में मदद कर रहा है ना, तो आज से हम समझेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो होगी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आज को अगर समझने में ही मदद कर रहा है तो हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 370 में लिखा है उसका मतलब है जम्मू कश्मीर की विधानसभा। और आपको पता है जम्मू कश्मीर की विधानसभा तब क्या थी? वो तो थी नहीं प्रेसिडेंशियल रूल के लिए। तो वो था क्या तब? वो था जी अपना पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने फिर से साइन कर दिया। जब पार्लियामेंट ने साइन करा तो 370 के अकॉर्डिंगली पहले ही ये सारी प्रोविजंस तो अप्लाई करवा चुके थे और अब आर्टिकल 370 रद्द हो गया। तो दिस वाज द ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट व्हिच वाज यूज्ड बाय द इंडियन ब्यूरोक्रेसी और इंडियन लॉयर्स और व्हाटएवर दे वर टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। 370 में पहले सब अप्लाई करवा दिया। अप्लाई करवाने टाइम विधानसभा कौन थी? पार्लियामेंट से। फिर 367 पे गए, बोले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 356 के चलते हुए फिर भी नहीं थी। वो था कौन तब? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने ये वाले साइन कर दिए। और अभी इन सब चीजों को समझने के बाद हम बढ़ते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए, जानने के लिए हमें कुछ 5 आर्ग्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिकल 370 इतने सालों के बाद एक परमानेंस नेचर ले चुका है, वो परमानेंट हो गया है, उसको सरकार रिमूव नहीं कर सकती थी। सेकंड में वो बोलते हैं कि क्या इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाती है उसका रोल अदा कर सकता है, क्योंकि वो तो एक ऐसा पिलर है जिसको संविधान के अकॉर्डिंगली चलना है, जिसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है, क्या वो उसको बनाने वाले का रोल एज्यूम कर सकता है। थर्ड थिंग, वो बोलते हैं कि क्या सॉवरेन नेशन का जो पार्लियामेंट है उसकी पावर्स लिमिटेड है या नहीं। अगर लिमिटेड हैं 370 को हटाने के कंटेक्स्ट में तो 370 रिवर्स होगा सर। चौथी चीज वो बोलते हैं कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर की स्टेट को 2 यूटीज बनाया गया, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, क्या ये फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं करता जो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड लास्टली उन्होंने ये भी बात करी कि क्या हमारे पास ब्रेग्जिट जैसा ऑप्शन कोई हो सकता है या नहीं। जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बाहर आना था तो वहां के लोगों की राय ली गई, वहां पे रेफरेंडम कराया गया, वैसा ही कुछ कश्मीर में हो सकता है क्या आर्टिकल 370 को रद्द करने टाइम। तो ये भी ऑप्शन उन्होंने देखा। तो अभी एक बार एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, आर्टिकल 370 इज नो लॉन्गर अ टेम्परेरी प्रोविजन एंड इट हैज गेन्ड परमानेंस। तो ऐसा बोला गया, लेकिन जुडिशरी ने इसको काउंटर करा। जुडिशरी बोली अगर ऐसी ही बात है तो इसको इसको पार्ट 21 में क्यों रखा गया, जो देता ही सिर्फ टेम्परेरी, स्पेशल और ट्रांजिशनल प्रोविजंस है। तो इस चीज को काउंटर करा गया। लेकिन जब जुडिशरी ने यह सवाल पूछा कि पार्ट 21 में क्यों रखा गया, तो इसका जवाब ये आया कि इसका एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि पार्ट 21 में संविधान जब हमारा बन रहा था तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों को यह अनुमान था कि 1951 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनेगी। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तब वो अपने लिए ये निश्चय लेगी कि जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं ये टेम्परेरी नेचर की रहेंगी या परमानेंट हो सकती हैं। तो तब तक के लिए, जब तक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसीजन ना लेती, तब तक के लिए सर इसको सिर्फ टेम्परेरी रखा गया है, उसके बाद नहीं। तो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1951 में बनी और 57 में चली गई। अगर उनको लगता 57 तक कि ये जो स्पेशल स्टेटस है इसको हटा दिया जाए और हम भी बाकी जैसे भारत के राज्य हैं उनके जैसा नॉर्मल स्टेटस भारत के साथ एंजॉय करें, तो वो कोई स्टैंड लेते, वो इसको हटा देते। लेकिन उन्होंने तब कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब वो नहीं है, उनका एक्शन नहीं है, उन्होंने एक्शन भी नहीं लिया और वो भी नहीं है। तो इसके चलते हुए आर्टिकल 370 ने परमानेंट स्टेटस ले लिया। ये है जी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट सर है कि क्या इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल प्रिज्यूम कर सकता है।
तो इसके लिए जो आर्ग्यूइंग साइड थी वो आर्ग्यूमेंट देती है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी है जो एक मुल्क के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देती है। कैसे? लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने द्वारा चुने गए लोग बिठाते हैं, वही लोग अपने लिए एक संविधान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली उनको रूल किया जाएगा, और उस संविधान में ही इस देश का जो पार्लियामेंट है वो भी कैसे रूल होगा उसके बारे में बताया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो लोगों द्वारा चुना गया एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है जिसको डिसीजन लेना चाहिए था, वही रोल पार्लियामेंट कैसे ले सकता है? तो ये बात हुई। ठीक है जी। इसके काउंटर में जस्टिस कॉल है, जस्टिस कॉल ने पूछा कि अगर आप ये बोलते हो किसी ना किसी लोगों द्वारा चुनी गई बॉडी को, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं लगेगा, तो इसका फैसला सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए था जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना है। तो अगर आज आप बोलते हो कि इंडियन पार्लियामेंट ने इसको हटा के ये चीज गलत करी, तो क्या कल को जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा ही चुनी जाएगी, अगर वो ये फैसला लेती है कि 370 हटाया जाए, क्या वो निर्णय सही होगा? तो कैन इट बी इलेक्टेड बाय दैट बॉडी, ओ सॉरी, कैन इट बी डिसाइडेड बाय द इलेक्टेड बॉडी? तो आर्ग्यूइंग साइड बोली नहीं सर। तो इससे बात आगे बढ़ती है कि अगर आप इसको भी नहीं बोल रहे हो, आप सब चीजों को नहीं बोल रहे हो, तो क्या आर्टिकल 370 एक ऐसी प्रोविजन है जो भारतीय पार्लियामेंट की पावर के बियॉन्ड है? भारत एक सॉवरेन राज्य है जिसका एक पार्लियामेंट है, उस सॉवरेन राज्य के पार्लियामेंट की पावर के बियॉन्ड कुछ चीज है ऐसी? तो इसी से थर्ड डिबेट आता है सर कि आर सॉवरेन नेशंस पार्लियामेंट्स पावर लिमिटेड इन नेचर? तो वो बोले कि मान लीजिए पार्लियामेंट के पास मेजोरिटी नहीं थी, तो उन्होंने 368 का सहारा नहीं लिया, संविधान को अमेंड करके 370 आर्टिकल नहीं हटाया क्योंकि उनके पास राज्यसभा की मेजोरिटी नहीं थी। और आप बोल रहे हो 370 कभी भी अमेंड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कभी भी अमेंड नहीं हो सकता, तो क्या पार्लियामेंट उसको 368 के अंदर भी अमेंड नहीं कर सकता? तो आर्ग्यूइंग साइड बोली नहीं कर सकता। तो फिर क्वेश्चन उठा कि आप ऐसे आप बोल रहे हो कि जो सॉवरेन नेशन का पार्लियामेंट है उसकी पावर्स लिमिटेड है। तो आइडली सॉवरेन नेशन में जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग कि उसको संविधान को देखते हुए सब कुछ करना है। जब संविधान को देखते हुए वो सब कुछ कर रहा है तो इट्स फाइन। पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास एक ऐसी भी पावर है जिससे वो संविधान भी बदल सकता है। पर जब वो संविधान बदलेगा तब वो किस चीज को अपने दिमाग में रखेगा? उस चीज के लिए इंडियन जुडिशरी ने 1973 में केशवनंद भारती जजमेंट में एक चीज लेके आई थी जिसका नाम रखा गया बेसिक स्ट्रक्चर, कि आप संविधान को भी बदल लीजिए। संविधान को क्यों बदली उसका भी एक कारण है, वो हम आर्ग्यूमेंट नंबर 2 में समझते हैं कि आप संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बाकी फंक्शन कर रहे हो, लेकिन आप संविधान को भी बदल लीजिए। और उसको बदलने टाइम आप एक चीज को ध्यान रखिएगा जिसको हम बोल रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर, और वो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन संविधान का बेसिक ढांचा। आप कुछ भी बदलो लेकिन उसका बेसिक ढांचा वायलेट नहीं होना चाहिए, उसकी बेसिक जो फिलॉसफी है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। सर ऐसा क्यों करा गया? इंडियन संविधान को बदलने का प्रावधान क्यों दिया गया? क्योंकि जस्टिस कॉल ने ही इसी में एक चीज बोली, वो बोले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट। आप एक चीज को समझो, चाइना और इंडिया दो ऐसे राज्य हैं जो लगभग एक टाइम पे आजाद हुए थे। चाइना में आजादी से पहले रेवोल्यूशन आया था, और चाइना ने रेवोल्यूशन के चलते जो पिछला सिस्टम था वो सारा हट गया था, चाइना ने बिल्कुल एक नई स्लेट से स्टार्ट किया था। तो रेवोल्यूशन प्रिसीडेड चाइनीज इंडिपेंडेंस। पर हमारे जहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो प्रताप भानु मेहता बोलते हैं हमारे यहां पे रेवोल्यूशन नहीं आई, हमारे यहां पे एकदम से अपशिफ्ट नहीं हुआ, ग्रेजुअल चेंज था। और हमने भारत में रेवोल्यूशन बनाने का जो कार्य था वो सौंपा था, उसका ट्रस्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट। तो हमने सोचा था कि हमारे में रेवोल्यूशन ये एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा, और उसी वजह से आज आप देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जुडिशरी ने इसका स्टैंड लिया कि क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए, क्योंकि इट हैज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। भारत में आज तक जो नवतेज सिंह जौहर केस में जुडिशरी ने स्टैंड लिया है ना, वो नवतेज सिंह जौहर के टाइम तक जो होमोसेक्सुअलिटी चलती आ रही थी वो विक्टोरियन मोरालिटी थी, अंग्रेजों के टाइम के। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो कैसे हो पाया है? इफ ओनली पार्लियामेंट हैज अ अमेंडिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर है। तो वो बोले इंडियन संविधान में ये चीज हो सकती है, तो आर्टिकल 370 को भी अगर पार्लियामेंट ने ऐसा हटाया है तो इसमें कोई गलत काम नहीं किया है। ठीक है, ये जुडिशरी का स्टैंड है। थर्ड थिंग, तो अगर जुडिशरी बोली, आप बोल रहे हो कि किसी भी हालात में पार्लियामेंट के पास 370 हटाने का ऑप्शन नहीं है,
तो क्या आप ये बोल रहे हो कि एक तो पार्लियामेंट को जब बाकी चीजें करनी है वो संविधान को देख के हुए करेगा, सेकंड थिंग अगर संविधान को उसने अमेंड करना है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को अपने मद्देनजर रखते हुए करेगा। लेकिन आप तो ये बोल के कि पार्लियामेंट 370 को हटा ही नहीं सकता, क्या आप एक भारतीय संविधान में तीसरी कैटेगरी लेके आ रहे हो जिसमें 370 लाई करेगा कि किसी भी कंडीशन में हट ही नहीं सकता? तो इससे भी जुडिशरी ने बोला कि आर्टिकल 370 रिवर्स नहीं हो सकता सर। चलिए तीसरे आर्ग्यूमेंट पे चलते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट है जी आर्टिकल 3। तो हुआ क्या बेसिकली, जब इसको जम्मू कश्मीर को 370 हटाया गया तो तब आर्टिकल 3 के अंदर भी एक फैसला लिया गया। आर्टिकल 3 भारतीय संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है जिसके चलते हुए भारतीय राज्यों की जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है कि अगर मान लीजिए किसी का बाउंड्री चेंज करना है, किसी का नाम चेंज करना है, दो स्टेट्स में से कुछ एरिया लेके एक नई स्टेट क्रिएट करनी है, तो वो चीजें सारी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार होती हैं। तो बात ये हुई कि जो आर्टिकल नंबर 3 के तहत आप जम्मू कश्मीर के लिए J&K स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए 2019 का, वो भी गलत था। वो बोले कैसे? कहते संविधान के अकॉर्डिंग ये है कि अगर सेंटर ऐसा कुछ फैसला लेता है तो उसको स्टेट की रेटिफिकेशन लेना या नॉट रेटिफिकेशन, स्टेट का डिसीजन कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में जब ये चीज करी गई तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा तो थी ही नहीं, तो उन्होंने जो खुद निर्णय लिया और खुद निर्णय लेके उसको रेटिफाई भी खुद से ही करवा लिया, है ना। तो सेंटर ने ही ये फैसला लिया और सेंटर ही तब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का रोल प्ले कर रहा था, तो ये तो चीटिंग हो गई। तो इससे आप जो SR बोमई केस में आपने बोला था कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर, आप उसको वायलेट कर रहे हो। तो इसका जवाब देते हुए जुडिशरी ने बोला नहीं, ये गलत नहीं है, पार्लियामेंट ये कर सकता है। एंड उसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। आर्ग्यूइंग साइड ने ये बोला कि आज तक हम मानते हैं आर्टिकल 3 का जो इस्तेमाल है स्टेट की बाउंड्री चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए, नई स्टेट बनाने के लिए यूज हुआ, बट एज सच किसी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज यूज हुई हो, ये आज तक अनप्रेसिडेंटेड है। इसका जवाब भी जुडिशरी ने दिया कि नहीं, ये भी पार्लियामेंट कर सकता है। तो ये भी, इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि आर्टिकल 370 का रिवर्स होके फिर से आना विल बी इम्पॉसिबल। जुडिशरी अकॉर्डिंगली दो बातें होती हैं, एक होता है पॉलिटिकली, एक होता है लीगैलिटी, है ना। तो पॉलिटिकली गवर्नमेंट की इंटेंशंस कुछ गलत हो सकती है इस चीज को करने में, पर जो तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया, जो लीगल प्रोविजंस थी, वो जुडिशरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट हैं। तो दैट लीव्स अ वेरी लिटिल स्कोप कि ये रिवर्स हो सकता है, एक ही कंडीशन में रिवर्स हो सकता है सर। और वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन है कि अगर अगली गवर्नमेंट आए, उसके पास लोकसभा में भी मेजोरिटी हो, उसके पास राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, उससे आर्टिकल 370 फिर से रिवर्स हो सकता है। रही बात लास्ट आर्ग्यूमेंट जो इसका है, वो है कि ब्रेग्जिट जैसा ऑप्शन पॉसिबल है। तो ब्रेग्जिट बेसिकली एक एक्रोनियम बनाया है हमने कि जब ब्रिटेन ने यूरोप से एग्जिट किया था तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे रेफरेंडम हुआ था। दो तरह की डेमोक्रेसी होती है सर। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भारत की जो डेमोक्रेसी है, इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो लोगों द्वारा डायरेक्टली नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं। यहां पे जो भी डिसीजंस होंगे वो भारतीय इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही लिए जाएंगे, जो लोगों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि रेफरेंडम करा लीजिए सर, कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग खुद मानेंगे कि हम आर्टिकल 370 हटाना चाहते हैं तो आप हटाइएगा, नहीं तो नहीं हटाइएगा। पर जुडिशरी का स्टैंड फिर से इस बात पे क्लियर था कि इंडिया बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम यहां पे रेफरेंडम जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहां पे लोग खुद निर्णय लेते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उनके द्वारा देश चलाया जाता है। क्योंकि डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब कौन राज करेगा। तो लोगों का राज दो तरीके से, डायरेक्ट मतलब खुद राज करेंगे, इनडायरेक्ट मतलब अपने चुने हुए लोगों द्वारा राज करवाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि भारत इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहां पे लोगों द्वारा चुने हुए इंस्टीट्यूशंस ही फैसला लेंगे, दैट इज पार्लियामेंट ही फैसला लेगा। तो रेफरेंडम का ऑप्शन इज कैंसिल। तो अगेन हम ये मानेंगे कि आर्टिकल 370 इस तरीके से भी रिवर्स नहीं हो सकता। एक ही तरीका बचता है सर कि अगली गवर्नमेंट आके उसको क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पर उसके लिए क्या चाहिए हमें, गवर्नमेंट के पास लोकसभा में भी मेजोरिटी चाहिए और राज्यसभा में भी मेजोरिटी चाहिए। लास्टली एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हम थोड़े बहुत स्टैट्स की बात करें तो 2019 तक जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी, उसका सर जो GSDP था, ये एक स्टेट बेसिकली कितना कमाता है, कितना प्रोडक्शन करता है,
इट स्टूड एट $18 बिलियन सर, $18 बिलियन। पर जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, फॉर योर सरप्राइज, इसका जो ग्रोथ रेट है सर, फॉर एन एग्जाम्पल जीडीपी का नेशनल ग्रोथ रेट इज 7% एंड इसका ग्रोथ रेट इज +1%, नेशनल एवरेज से भी 1% ऊपर चला गया सर, इट इज 8%। और 2018 में जब इसका 18 बिलियन था, आपको सरप्राइज होगा कि ये हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी थी, हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर से आधी है सर, उससे भी कम था ये। और अगर आप इसको महाराष्ट्र के साथ कंपेयर करो तो महाराष्ट्र का उस टाइम पे 334 बिलियन डॉलर्स था। तो ये हालात थे, लेकिन वो इंप्रूव हो गए हैं सर। एंड ये भी इस साल के जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक सर्वे ने ये माना है कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर का जो जीएसडीपी है वो डबल हो जाएगा सर। अगर आप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट अभी तक 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स 2019 से कंप्लीट कर चुकी है और 81,112 करोड़ के प्रोजेक्ट आर इन पाइपलाइन। अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करो तो 1400 करोड़ की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आजादी से लेके अभी तक कश्मीर में आई थी, और ये इन्वेस्टमेंट अभी ट्रिपल हो गई है सिर्फ 3 सालों में सर। सो इफ दीज आर द कंडीशंस, these are the being a teller to you, I have portrayed both the facts. What are the positives? Can it be, can it not be, should it be, should it not be? The rest depends upon you guys. What is your opinion? And it will stand on the Indian judiciary what decision it takes. So I would like analyzing everything we have understood in this video. Please comment below and do let me know your opinion that what should be there. I would be eagerly waiting for that. On this note, I would end this class and see you guys. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।